स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। डेट है 18 अप्रैल और डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग GS3 से रिलेटेड जो भी न्यूज है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैरीटाइम डिप्लोमेसी की बात करते हैं। मैरीटाइम डिप्लोमेसी इंडिया कर रही है, क्यों कर रही है और रिसेंट का न्यूज क्या है। एक्चुअली इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है आपका समुद्र पहरेदार, ये आपका ब्रुनई पहुंचा है। ठीक है, तो ये आपका मैरीटाइम डिप्लोमेसी के तहत आपका ये न्यूज है। ठीक है, क्यों होता है, इंडिया क्यों कर रहा है, इंडिया के लिए क्यों जरूरी है मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब चीजों के ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बैट्स के बारे में, अवेयरनेस ऑन बैट्स। तो बैट्स को देख के आदमी डरता है, तो इनके हैबिटेट लॉस हो रहा है और इनकी वजह से डिजीजेस होते हैं, तो एक प्रकार का नेगेटिव विचार होता है बैट्स को लेकर। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, बैट्स हमारे इकोलॉजी इकोसिस्टम को काफी हेल्प करते हैं। तो उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपका एक केरला का एक ग्रुप है रिसर्चर्स का, जो एक मिशन के तौर पे बैट्स के बारे में और ज्यादा रिसर्च करेंगे। ठीक है, कि उनका इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये दूसरा न्यूज हो गया। तीसरा न्यूज हो गया रिवाइविंग मैरीटाइम लाइफ। ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स है ना, सीमेंट के बने हुए, कंक्रीट के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स को पानी में उतारा जाएगा और ये काम करेंगे एज आर्टिफिशियल रीफ्स। आर्टिफिशियल रीफ्स, ये मुंबई के कोस्ट की बात हो रही है। तो इन रीफ्स में कुछ सालों में, लाइक 6 महीने से 1 साल के अंतर्गत, मतलब 6 महीने से 1 साल में आपके यहाँ पे फिशेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ के जो मछुआरे हैं इनको इनके फिशेस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनको फायदा होगा। तो इसके ऊपर डिस्कशन है आपका रिवाइविंग मैरीटाइम लाइफ। और फिर फाइनली हम लोग आपका स्टील प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को पहले बात थी कि इनको पहले वो कर दिया जाएगा, आपका डिस इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन फिर अभी बताया गया कि डिस इन्वेस्टमेंट नहीं, इसको दोबारा रिवाइव करने की बात हो रही है। तो डिस इन्वेस्टमेंट पे ये पूरा हमारा लेक्चर होगा, ये वाला आर्टिकल, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स बात करेंगे। डिस इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, क्यों कर रहे हैं, कौन करता है, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग इस वाले टॉपिक में करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। तो पहला आर्टिकल जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अबाउट मैरीटाइम डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। तो अभी करंट न्यूज क्या है, न्यूज ये है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का आपका शिप जिसका नाम है समुद्र पहरेदार शिप का नाम है। और ये शिप आपका पहले तो वियतनाम गया, फिर फिलीपींस गया, करेंटली अभी ब्रुनई में है। ब्रुनई में उसने पोर्ट कॉल लिया है, पोर्ट कॉल मतलब वहां पे स्टे कर रहा है। कहां पे, माउरा ब्रुनई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्यों आया है और ये शिप क्या है। ये शिप आपका एक पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है। पोल्यूशन कंट्रोल, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, इसका मेन फोकस एरिया क्या है, आपका मरीन पोल्यूशन रेस्पॉन्स। ठीक है, आपके समंदर में जो पोल्यूशन होता है, आपके ओशन में जो पोल्यूशन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये व्हीकल इसका मेन फोकस है। सेकंड है मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है, समंदर में अगर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट में भी काम कर सकते हैं, जैसे पायरेसी वगैरह, पायरेट्स वगैरह, इनके खिलाफ ऑपरेशन करना हो तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आज का मेन फोकस है। ठीक है, अब ये जो ब्रुनई गया और अब ये डिफरेंट कंट्रीज ये वाला शिप जा रहा है, इसका क्या फायदा है। इसका मेन एम ये है कि उन कंट्रीज के साथ आपके जो टाइज हैं, स्ट्रेंथेंड टाइज, उनके जो टाइज को और मजबूत करने के लिए वहां पे गया, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड और उस कंट्री का जो भी कोस्ट गार्ड होगा उनके साथ अच्छा एक टाइज बनाने का ये एक मौका है। ठीक है, इसके अलावा अपने जो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को शो करने का। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग शिप बिल्ड कर रहे हैं। तो ये आपका तो इंडिजिनस शिप्स अगर दूसरे कंट्री में जाएंगे तो लोगों को मालूम चलेगा कि भाई इंडिया के तो आपका शिप बिल्डिंग कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है। तो ये भी एक एम है इस विजिट का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए आपका ऐसा हुआ था 2022 में कैम्बोडिया में आपका डिफेंस मिनिस्टर प्लस मीटिंग था, जिसमें हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अनाउंस किया था एशियन इनिशिएटिव फॉर मरीन पोल्यूशन। ठीक है, एशियन इनिशिएटिव ऑफ मरीन पोल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए कब अनाउंस हुआ था, तो आपका 2022 में कंबोडिया में अनाउंस हुआ था, डिफेंस मिनिस्टर प्लस मीटिंग में, और राजनाथ सिंह जी ने किया था। तो यहां से ये इनिशिएटिव चालू हुआ कि देखिए मरीन पोल्यूशन से हमें फाइट करना है। ठीक है, मैरीटाइम पोल्यूशन से हमें लड़ना है, उसे खत्म करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस जो है, ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड जो गया है, पहला तो मरीन पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, इसके अलावा मरीन आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है। और इंडिया की जो पॉलिसी है आपका सागर पॉलिसी, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब इंडियन ओशन रीजन में अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करना कंट्रीज के साथ और आपका मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना। ठीक है, इसके अलावा ये आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी हिस्सा हो रहा है और इंडिया के इंडो पैसिफिक व्यू का भी एक हिस्सा है। तो ये बात हो रही है हमारे विजन की।
ठीक है, इंडिया का ये विजन है, सागर एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन, ठीक है। तो इसी आपके जो विजन के अंतर्गत ही ये आपका विजिट आ जाता है, प्लस आपका ये जो अनाउंसमेंट था इसके अंतर्गत भी आता है ये विजिट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्यों हमको मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करनी है। मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? इसके लिए ये सारे जो आपके जो सागर इनिशिएटिव है और अलग अलग और भी इनिशिएटिव अभी देखेंगे वो गवर्नमेंट कर रही है। जरूरत क्या है? देखिए इंडिया की जो कोस्ट लाइन है बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, करीबन 7000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और इंडिया के कोस्ट में कई सारे एसेट है, जैसे ऑयल एंड गैस के आपके इंस्टॉलेशंस हैं, आपके पास ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशंस आपके कहीं आपको शोर्स में मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पोर्ट्स हैं और फिशिंग ग्राउंड्स हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करना इंडिया की जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी जरूरी है। प्रोटेक्ट करेंगे किससे? आपका जो थ्रेट्स हैं, जैसे कि पायरेट्स, सी पायरेट्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, आपके स्मगलर्स होते हैं, इलीगल फिशिंग से भी बचाना है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारे जो थ्रेट्स हैं इनसे फाइट करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा जो ट्रेड रूट्स हैं, जैसे आपके एनर्जी इंपोर्ट्स हम लोग करते हैं गल्फ रीजन से, तो वहां पे जो सामान है, आपका जो ऑयल है, उसको हमें इंडिया तक लाने के लिए शिप से लाते हैं। तो बीच में कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, कोई पायरेट्स ना अटैक कर दें, उसके लिए भी हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं जो सी के थ्रू इंडिया का जो 95% ट्रेड वॉल्यूम और 70% ट्रेड वैल्यू आपका सीज के थ्रू ही आता है, तो सीज को प्रोटेक्ट करना यहाँ पे हम समझ सकते हैं कितना ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए इंडिया देखिए मैरीटाइम सिक्योरिटी पे इतना फोकस कर रही है। इसके अलावा और देखते हैं हमको जो हमारे जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, SLOC बोलते हैं, ठीक है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसको सिक्योर करना और इसको फ्री रखना, ये एक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, फ्री फ्रॉम द थ्रेट्स जो हमने अभी डिस्कस किए। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपर हो पाएगा, ट्रेड प्रॉपर हो पाएगा, और एनर्जी सिक्योरिटी भी मेंटेन रखेगी। क्यों? क्योंकि गल्फ रीजन से जो शिप्स लेके आ रहे हैं आपका ऑयल, तो वो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इन शिप्स को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इसलिए ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज द एनर्जी सिक्योरिटी। चलिए अब बात करते हैं इंडियन ओशन रीजन की। तो इंडियन ओशन रीजन को भी सिक्योर करना जरूरी है, क्योंकि कई सारे पॉलिटिकल एडवर्सरी यहाँ पे घूमते रहते हैं और हमारे इंडियन जो मैरीटाइम रूट को थ्रेट देते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे हमारे एनिमीज ही हैं, एडवर्सरीज ही हैं, कुछ हमारे फ्रेंडली कंट्रीज भी हैं, ठीक है, जिनके साथ भारत का अच्छा रिलेशनशिप है, पुराना हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स हैं और कल्चरल टाइज हैं, ठीक है। इसकी जैसे कि हम लोग बात करते हैं मालदीव्स की, सॉरी मॉरिशियस की, तो मालदीव्स थोड़ा सा अभी नेगेटिव जा रहा है, लेकिन मॉरिशियस है और दूसरे और भी कंट्रीज है, सीशेल्स, मॉरिशियस, ऐसे कुछ जो कंट्रीज है उनके साथ डायस्पोरिक टाइज भी है हमारे। डायस्पोरिक मतलब पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इंडिया से उन कंट्रीज में जाके फिर वो बस गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो वो कल्चरल टाइज है उन लोगों के साथ, उसका भी हम लोगों को रिलेशन बनाने में हेल्प करता है इन कंट्रीज के साथ, ठीक है, फ्रेंडली और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद दीज कंट्रीज, ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल टाइज है, कल्चरल टाइज है और डायस्पोरिक टाइज भी इनके साथ है हमारा। तो इनको प्रोटेक्ट करना, ये सब आइलैंड कंट्रीज है, तो इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना हमें जरूरी है, हमारे डिफेंस के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखेंगे अब थ्रेट्स क्या है, क्योंकि कई सारे थ्रेट्स हैं। पहले तो देखिए, अगर मान लेते हैं हमारा जो सीज है इनको हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो देखिए आपके कई सारे कॉम्बैट ड्रोन्स यहाँ पे घूम सकते हैं जो इंडिया में आगे जाके अटैक करें। आपके यहाँ पे शिप्स आके हमारे कंट्री में मिसाइल दाग सकते हैं, मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे जो फिशिंग वाटर्स में ये लोग इलीगल फिशिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्लाइमेट चेंज का भी एक इम्पैक्ट है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी फोकस करना है, ठीक है। इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करना है पोल्यूशन से, आपका क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, ताकि उसका इम्पैक्ट, देखिए इंडियन ओशन में अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज वाला सिचुएशन होगा तो उसका एक इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है, ठीक है। इंडिया में देखिए नेचुरल डिजास्टर उसकी वजह से आ सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंडिया की जिम्मेदारी है कि ओशन को प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा मरीन पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करें, और इसके अलावा ह्यूमन और ड्रग ट्रैफिकिंग भी आपका सी रूट से होता है, उसको भी रोकने की जरूरत है। और यहाँ पे देखिए एक नया टर्म हम लोग देखेंगे, ग्रे जोन वॉरफेयर। ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है? एक तो होता है कन्वेंशनल वॉर, एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ाई कर रही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। लेकिन दूसरा एक और प्रकार का आपका होता है वो अनकन्वेंशनल वॉर, जैसे कि आपका साइबर वॉरफेयर हो गया, ये भी एक प्रकार का अनकन्वेंशनल वॉर है। उसी तरीके से सी में आपके पायरेट्स आ गए, पायरेट्स ने कोई जहाज डुबो दिया, अब इसको किसको आप ब्लेम करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के छुपे हुए वॉरफेयर भी हमारे खिलाफ हो सकते हैं आपके सी के रूट से, तो इसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसलिए सी रूट्स को प्रोटेक्ट करना हमें ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी पे इतना हम लोग फोकस कर रहे हैं। आई होप इतना बात तो क्लियर हो गया होगा डिस्कशन से।
ठीक है। अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, देखिए सागर इनिशिएटिव के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात कर किया है कि भैया कैपेसिटी ऑगमेंटेशन किया गया है, जो मरीन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, और आपका टेक्निकल सर्वेलेंस हो रहा है, आपका कोस्टल और ऑफशोर एरियाज में आपका सर्वेलेंस भी हो रहा है। इसके अलावा आपका इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन करने की भी आवश्यकता है, और अच्छे से ये भी इसमें भी फोकस है, ठीक है। इसके अलावा आपका फिशिंग और कोस्टल कम्युनिटीज जो है इनको आपस में इंटीग्रेट करना, ठीक है, इनको इंटीग्रेट करना भी जरूरी है। अच्छा, सागर इनिशिएटिव हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर इनिशिएटिव। उसके बाद IONS, ये क्या है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, तो ये आपका इंडियन नेवी के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद आपके इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो आपके इंडियन ओशन के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनका एक एसोसिएशन है, तो ये भी आपका सारे जो कंट्रीज है साथ मिलकर प्रोटेक्ट करेंगे इंडियन ओशन को, तो ये इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड आगे देखेंगे। देखिए वे फॉरवर्ड सिंपल है, पहली बात तो ये है कि आप जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है उनके साथ कोऑपरेशन डेवलप करना है, जैसे कि आपका क्वाड हो गया, IORA हो गया, ARF यानी कि एशियान रीजनल फोरम, ठीक है, तो आपस में कोऑपरेट करना है, ठीक है। केवल एकमात्र कंट्री की जिम्मेदारी नहीं है, इन सारे कंट्रीज की जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करना इंडियन ओशन रीजन को। फिर देखिए एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स एंड रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे हमें सी के लिए, ठीक है। मैरीटाइम डोमेन में कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो जो रूल्स है ऑलरेडी आपका कुछ इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं, जैसे कि अनक्लॉज, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। ऐसे लॉज है इंटरनेशनल लॉज, इनको फॉलो करना है ताकि एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट और नॉर्म्स एंड रूल्स बन सके आपके मैरीटाइम डोमेन में, तो ये हमारा दूसरा फोकस होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड की हमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, उनके रोल्स को इंक्रीज करना है, और एज वेल एज उनके कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना है। फोर्थ बात करते हैं हम लोग, देखिए जो हमारे नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स हैं, जो हमारे नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स हैं उनका बहुत बड़ा रीजन होता है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, करप्शन, ठीक है, गवर्नेंस ठीक ना होना, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स। तो इन सब चीजों के साथ हमें फाइट करने की जरूरत है, अगर ये जो नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स जो हमारे सामने आते हैं उनसे अगर लड़ना है तो उसके लिए फोकस करना है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और जो हमारे रीजनल इंटीग्रेशन, मतलब आसपास के जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है वो लोग साथ में बैठ के कोऑर्डिनेट होकर काम करें, और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, मल्टीलैटरल वही इससे अलग अलग कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करें। तो इन सब चीजों पे अगर हम फोकस करेंगे तो ये जो रूट कॉज ऑफ थ्रेट्स हैं इनको हम लोग एलिवेट कर सकते हैं और ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे पहला आर्टिकल। दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं बैट्स की। देखिए ये आपके चमगादड़ हैं बैट्स, ये रात में उड़ते हैं, नॉक्टर्नल फ्लाइंग एनिमल्स हैं, ये दिन में अपना सोते हैं, रात में अपना आप जागते हैं और उड़ते नजर आएंगे आपको। तो अब ये जो बैट्स हैं इनको ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, तो इनके आसपास कई सारे मिथ है और लोग इनके प्रति थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है, थोड़े सुपरस्टिशियस है और थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है बैट्स के लिए, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा दो नेगेटिव एटीट्यूड और ज्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो जूनोटिक डिजीजेस हैं जैसे कि कोविड और जो निपा वायरस है वो भी कहीं ना कहीं बैट से रिलेटेड है। तो जनता के नजरों में बैट एक नेगेटिव मतलब प्राणी है, ठीक है। तो अब देखिए केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट, इसके अलावा आपका केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने मिलकर एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराया, ठीक है। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराया जिसमें बात बताई गई, कई सारी बातें बताई गई, जैसे कि बैट्स की मॉनिटरिंग कैसे करें, बैट का टैक्सोनॉमी डिस्कस किया गया, बैट फोटोग्राफी कैसे करें, और बैट का एक्यूस्टिक्स, ठीक है, किस प्रकार से साउंड लैंग्वेज ये लोग यूज करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में ट्रेनिंग दी गई। और इस ट्रेनिंग का मिशन क्या था? इस ट्रेनिंग का मिशन ये था कि इन्होंने कहा कि देखिए अवेयरनेस बढ़ाना लोगों में, क्योंकि देखिए ऐसा है, नीड क्यों है, क्योंकि कई सारे नेगेटिव इंप्रेशन है लोगों के माइंड में और हैबिटेट लॉस हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे बैट के जो हैबिटेट्स हैं वो ह्यूमंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो बैट्स के पास क्या कहते हैं रहने की जगह नहीं हो पाती, ठीक है। तो और बैट्स के ऊपर रिसर्च इसलिए करने की जरूरत है कि बैट्स के कुछ देखिए इकोलॉजिकल रोल्स भी हैं, कुछ बैट्स की वजह से आपके इकोलॉजी को फायदा भी होता है, उनके बारे में और रिसर्च करेंगे तब लोगों को पता चलेगा कि भाई बैट्स काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है, हैबिटेट लॉस को रोकने की आवश्यकता है। और ये जो नेगेटिव इंप्रेशन है बैट का, ये बहुत बड़ा रीजन है आपके उनके हैबिटेट लॉस का, ठीक है। अच्छा, अभी केरला वाला जो ये आपका रिसर्चर्स हैं, बैट रिसर्चर्स केरला के, उन्होंने एक एम बनाया है कि जो भी मिसकॉन्सेप्शंस है बैट को लेकर उसको रिमूव कर दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई बैट के इकोसिस्टम के क्या फंक्शन है,
इकोसिस्टम में बैट के फंक्शन क्या है, ठीक है, इसलिए बैट्स को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है और बैट के स्पीशीज की क्या क्या डाइवर्सिटी है, इन सब चीजों पर रिसर्च करना और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये वाला ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया गया। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिवाइविंग मेरीन लाइफ। देखिए अभी ऐसा हुआ था कि आपका मुंबई के आसपास एक जगह है वर्ली कोलीवाड़ा, वहां पे आपके जो मछुआरे हैं उनको मच्छी पकड़ने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मच्छी मिल नहीं रही है। तो लोकल फिशरमैन इसलिए परेशान है कि भाई उनका जो प्रोडक्टिविटी है कम हो रहा है। तो यहाँ पे एक एफर्ट दिया गया, आपका आर्टिफिशियल रीफ्स बनाया गया, जैसे कोरल रीफ्स नहीं होते उस प्रकार के कोरल रीफ जैसे ही आपके आर्टिफिशियल रीफ्स बनाए गए। तो इंडिया में दूसरी बार ऐसा बनाया जा रहा है, पहली बार आपका पौंडीचेरी में ऐसा बनाया गया था, ठीक है। अब इसकी फंडिंग किसने की? इस फंडिंग की आपका आरपीजी फाउंडेशन और एक एनजीओ है कडल लाइफ फाउंडेशन, ठीक है। ये दोनों ने मिलके आपका 62 लाख की फंडिंग की और फिर स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट से भाई अप्रूवल ले लिया कि हम इस प्रकार से आपका आर्टिफिशियल रीफ्स लगाने जा रहे हैं। और ऐसे रीफ्स बनाए इन्होंने सीमेंट और स्टील मिला के, यानी कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया और ओशन में ले जाके उसको छोड़ दिया। उससे फायदा क्या होगा? देखिए कैसा स्ट्रक्चर आगे देखेंगे। ये वाला अच्छा एक बार फोटो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ फोटो देख सकते हैं ना, इस प्रकार के आपके सीमेंट के स्ट्रक्चर्स आपका समंदर के नीचे इस तरीके से छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। समंदर के नीचे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। इस स्ट्रक्चर्स के आसपास क्या, पहले तो देखिए ये एक प्रकार का कार्बन सिंक का काम करेगा। नहीं, देखिए ये बाद में बात करते हैं। पहले देखिए पहले ही दिन आपको दिखेगा कि आपका एक बैक्टीरिया का एक बायोफिल्म बनने लगा है इसके ऊपर। जो भी स्ट्रक्चर्स है इनके ऊपर बैक्टीरिया आने लगा। बैक्टीरिया आने के बाद कुछ दिनों बाद, यानी करीबन 90 दिन बाद, करीबन 3 महीने बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे फिशेस का ब्रीडिंग ग्राउंड बन रहा है और छोटे फिशेस का, ठीक है। धीरे धीरे 6 महीने में आप देखेंगे कि छोटे फिशेस को खाने के लिए बड़े फिशेस आ रहे हैं। तो बड़े फिशेस भी यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद ये बड़े फिशेस, देखिए पहले तो छोटे फिशेस आके यहाँ पे ब्रीड करेंगे, काफी सारे छोटे फिशेस आ जाएंगे, उनको देखते हुए बड़े फिशेस आएंगे, बड़े फिशेस छोटे फिशेस खाएंगे और बड़े फिशेस भी यहाँ पे ब्रीडिंग चालू करेंगे तो करीबन 6 महीने के बाद। और ये जो बड़े फिशेस है ये भी फिर धीरे से यहाँ पे ब्रीडिंग चालू कर देंगे। तो ये जो पूरा एरिया है ये आपके, इसमें आपका जो फिश का प्रोडक्शन है ये काफी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए भाई लोकल फिशरमैन को काफी खुशी होगी, उनके लिए काफी अच्छी बात है। और यहां तक कि नहीं, ये जो आपके कोरल्स हैं, आर्टिफिशियल रीफ्स है, सॉरी कोरल्स कह रहा हूं, आर्टिफिशियल रीफ्स हैं, यहाँ पे देखिए कोरल कॉलोनीज भी बन सकती है, ठीक है। कोरल आके यहाँ पे सेटल हो सकते हैं और एक कार्बन सिंक का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपके फोटोसिंथेटिक जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनका ग्रोथ भी हम देख सकते हैं, तो एक प्रकार का कार्बन सिंक का काम भी करने लगेंगे। तो ये सारे फायदे आपके इकोलॉजिकल फायदे होंगे आपके इस प्रकार के आर्टिफिशियल रीफ्स के कारण। और साथ ही साथ जो हमारे फिशरमैन है उनका लाइफ भी इजी होगा, उनको भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल था रिवाइविंग स्टील प्रोडक्शन। अभी न्यूज में क्या समझते हैं। देखिए एक प्लांट है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, यूनियन स्टील मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो उसमें ऐसा कहा गया है इस स्टील प्लांट को डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात थी। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपने शेयर्स प्राइवेट कंपनीज को बेच रही है या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच रही है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला है, यूनियन स्टील मिनिस्ट्री ने बोला है कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इसको दोबारा रिवाइव करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट में जब भी हमने किया था उसमें भी कहा था कि भाई किसी तरीके से प्राइवेटाइज नहीं करेंगे इसको। मतलब गवर्नमेंट अपने शेयर बेच रही है प्राइवेट कंपनीज को, लेकिन इसको पूरी तरीके से प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, केवल अपने शेडिंग शेयर्स यानी कि अपने शेयर्स को ही बेचेगी। और इसका जो लैंड बैंक है ये भी इंटैक्ट रहेगा। लैंड बैंक का मतलब ये है कि ये आपका स्टील प्लांट ना कई सारा आपका लैंड खरीद के रखती है आगे के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसको अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो लोगों के मन में डर था ये जो लैंड है ये भी प्राइवेट कंपनीज के हाथ में चला जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये जो लैंड बैंक है ये इसको इंटैक्ट रखा जाएगा, प्राइवेट्स को नहीं दिया जाएगा। और अब तो कोशिश किया जाएगा कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को दोबारा रिवाइव करे। डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान अभी तो कैंसिल कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। जब डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान था भी तो भी गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल शेड हम अपने शेयर्स बेच रहे हैं, प्राइवेटाइज नहीं हो रहा है। और जो लैंड बैंक है वो भी वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन अब तो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान कैंसिल ही करके इन्होंने कहा है कि चलिए ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को दोबारा रिवाइव किया जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट इसका जो परफॉर्मेंस है इसको अभी मॉनिटर कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूज। लेकिन इस न्यूज के साथ साथ थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं, एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है, जो कि हमें मेंस में हेल्प करेगा। पहले तो देखिए डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जब अपनी ओनरशिप को लिक्विडेट करती है यानी कि अपने शेयर्स बेचती है, किस लिए बेचेगी भाई? कैपिटल रेज करने के लिए, यानी कि पैसा रेज करने के लिए। और कभी कभी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस होती है उनका जो वर्किंग एफिशिएंसी काफी कम होता है, तो वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये भी डिसइन्वेस्टमेंट आपका हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है इकोनॉमी में ये आपका कम करने के लिए।
ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है और आपके मोस्टली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में ऐसा माना जाता है कि जो गवर्नमेंट का काम होता है गवर्नेंस देखने का, बिजनेस करने का काम नहीं होता। तो बिजनेस में ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, तो ये भी कभी कभी गवर्नमेंट का मोटिव रहता है। ठीक है, और तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो गवर्नमेंट कंपनीज को शेयर बेचने वाला काम है, तो कोई खरीदार भी तो चाहिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बाइंग और सेलिंग का, इसको मैनेज करने के लिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूशन बना जिसका नाम था दीपम। दीपम मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम ये काम करेगा डिसइन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो डिसइन्वेस्ट बेसिकली 3 प्रकार से हो सकती हैं। एक होता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कम शेयर हम लोग बेच रहे हैं। दूसरा होता है मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें देखिए ज्यादा बड़ा शेयर हम लोग बेच देंगे। और एक होता है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, मतलब पूरी ओनरशिप हमने प्राइवेट को दे दी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी ओनर हो गया इसका। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट, अभी कुछ चैलेंजेस है ना डिसइन्वेस्टमेंट में, आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। पहले देखिए इसका क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ता है, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। और पॉलिटिकली क्या कैसा सिचुएशन है कंट्री में, उस पर भी काफी डिपेंडेंट होता है। कुछ लोग देखिए प्राइवेटाइजेशन में अपोज करते हैं, कुछ लोग प्राइवेटाइजेशन के सपोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉलिटिकल इश्यूज काफी बन जाता है इसके आसपास। ठीक है, और इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए वैल्यूएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। भाई कौन से कंपनी का क्या वैल्यूएशन करना है। ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट एंटिटी है जो ये कंपनी खरीदेगी, वो तो चाहेगी कि इसका कम से कम वैल्यू हो, और गवर्नमेंट चाहेगी कि इसका जो वैल्यूएशन है कंपनी का वो ज्यादा से ज्यादा हो, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा। तो इनके बीच में ये जो वैल्यूएशन किस प्रकार से करें, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दूसरा आपका लेबर कंसर्न, तो लेबर जो है उनके अपने व्यूज होते हैं कि भाई पहले तो गवर्नमेंट के अंदर था ये लेबर, उसके बाद जब प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो प्राइवेट एंटिटीज को इसको गवर्न करेगी। तो लेबर्स को इससे दिक्कत हो सकती है। वो कहते हैं कि भाई देखिए ये जो आपका ओनरशिप में चेंज आ रहा है ये हमें कैसे इंपैक्ट करेगा, तो ये हमारे लेबर के कंसर्न्स होते हैं। इसके अलावा ये जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है ये एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, तो आपका गवर्नमेंट काफी डिले कर लेती है कभी कभी, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज की वजह से काफी डिले हो जाता है। तो जो प्राइवेट कंपनी है, जो आपका ये गवर्नमेंट जो एंटिटीज खरीद रही हैं, वो ये डिले इनको पसंद नहीं है, तो इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा दूर भी भागती है। ठीक है, उसके अलावा रेगुलेटिंग हर्डल्स है, जो रेगुलेटरी हर्डल्स होते हैं, वो कहते हैं कि भैया गवर्नमेंट हमें बेच तो रही है लेकिन हमारे ऊपर काफी रेगुलेशन लगाएंगी, तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी एक प्राइवेट कंपनीज की थोड़ा सा हेडेक होता है, तो वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। तो ऐसे डिलेज और हर्डल्स को अभी खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, और एक और डर लोगों के मन में बना रहता है कि भाई प्राइवेट मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ लीगल रिस्क भी होते हैं, तो ये भी काफी इंपैक्ट करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को। तो अभी देखिए ये वाला जो आपका हर्डल है ना, रेगुलेटिंग हर्डल्स और ब्यूरोक्रेटिक डिले, इसके लिए भाई नीति आयोग ने कहा है कि आपका जो भी डिसइन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है आप तुरंत CCEA को सबमिट कर दीजिए। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो हम लोग तुरंत प्रोसेस कर देंगे, तो प्रोसेसिंग आपकी काफी फास्ट हो जाएगी। तो ऐसे कुछ स्टेप्स लिए गए नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम लोगों ने आज के जो 4 जो हमारे न्यूज आइटम्स थे, न्यूज आर्टिकल्स थे, उसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं इन सब आइडियाज को। ठीक है, तो आज के दिन का सेशन यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं कल।